सारी रात सुरभि सो नहीं पाई थी। बर्थ पर लेटे लेटे ट्रेन के साथ भागते अंधकार को कभी कभी निहारने लगती। इतने समय बाद अपने पति प्रारूप से मिलने की सुखद कल्पना से उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ उठी थी। गाड़ी ठीक सुबह 5 बजे स्टेशन पर आ गई। कुली बुलवाकर उसने सामान उतरवाया और उनिंदे मृदुल को गोद में लेकर स्टेशन पर उतरकर अपने पति प्रारूप को ढूंढने लगी। चिट्ठी तो समय पर डाल दी थी उसने, फिर क्यों नहीं आए? कहीं डाक विभाग की लाखों चिट्ठियों में उसकी चिट्ठी खो तो नहीं गई? वरना प्रारूप अवश्य आते। हवा में काफी ठंडक थी। सर्दी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस शीतल प्यार में भी पसीने के कुछ कण उसके माथे पर उभर आए थे। नया शहर, नए लोग, अनजान जगह। ऐसे में अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं? उसने पर्स खोलकर पते की डायरी निकाली और पास खड़े रिक्शे वाले को कस्तूरबा गांधी मार्ग चलने का निर्देश देकर पहले रिक्शे में सामान रखवाया और फिर गोद में मृदुल को लेकर खुद भी बैठ गई। कैसी अजीब सवारी है यह रिक्शा भी, उसने सोचा। हर समय गिरने और फिसलने का डर बना रहता है। दो लोग भी कितनी मुश्किल से बैठ पाते हैं। दिल्ली में होती तो अपनी गाड़ी को दोहराती हुई अब तक कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती। शहर की सुनसान सड़कें लांघता हुआ रिक्शा एक बंगले के पास आकर रुक गया था। बाहर नेम प्लेट पर अधिशासी अभियंता प्रारूप कुमार का नाम पढ़कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने की सूचना मिल गई थी। चारों ओर से भांति भांति के पेड़ों से घिरे छोटे से बंगले तक पहुंचने के लिए उसने रिक्शे वाले को बाहर गेट पर ही पैसे देकर विदा किया और हाथ में बैग पकड़कर बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। पहले का समय होता तो सीढ़ियां लांघती हुई संभवतया धड़धड़ाती हुई अब तक घर के अंदर पहुंच चुकी होती, पर इस समय एक अव्यक्त संकोच उसके पांव जकड़ रहा था। घर तो उसका ही है, प्रारूप के घर को वह अपना ही तो कहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके बीच एक दीवार सी खिंच गई थी जिसे भीगने का प्रयत्न दोनों ही नहीं कर पा रहे थे। अब तक तो काफी दिनों से न तो कोई पत्र व्यवहार उन दोनों के बीच था और न ही बोलचाल। उसने अपने आगमन की सूचना भी मृदुल से करवाई थी। वह बेला चमेली की झाड़ियों के बीच काफी देर तक यूं ही सूटकेस थामे खड़ी रही। सुरभि, चिर परिचित आवाज पर वह पीछे मुड़ गई, जैसे मुग्ध अवस्था से चौंकी हो। इतने समय बाद प्रारूप को देखकर वह किसी अमूल्य निधि को पा लेने की सुखद अनुभूति से अभिपूरित हो उठी थी। उन्हें एकटक निहारती रह गई थी। रंग पहले से अधिक खिल उठा था। शरीर छरहरा पर चुस्त दुरुस्त था। हाँ, कनपट्टियों पर चांदी के तार खिलाए थे। सुबह की सैर से लौटे थे शायद। चलो अंदर चलो सुरभि, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कंधे पर कोमल स्पर्श पाकर वह चौंकी। शीतला, सामान उठाकर अंदर रखवा दो। आदेश देकर उन्होंने मृदुल को गोद में उठा लिया और पत्नी से प्रश्न किया, चिट्ठी लिख देती, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। लिखी तो थी, को फोन भी करवाया था, पता चला दौरे पर गए हुए थे तुम। उसने रुककर कहा, अच्छा, शायद शीतला डाक देना भूल गई है। पिछले दिनों काफी व्यस्त रहा। वे अपने विभाग के कई किस्से सुनाते रहे थे, पर उसे लगा प्रारूप जानबूझकर टाल गए हैं। तभी शीतला ट्रे में प्रारूप के लिए नींबू पानी, सुरभि के लिए चाय और मृदुल के लिए गिलास में दूध व बिस्कुट रख कर लाई। पिता पुत्र बातों में ऐसे व्यस्त हो गए जैसे सब कुछ एक ही दिन में जान समझ लेंगे। चाय की चुस्कियां लेते वह झाड़ू लगाती हुई शीतला को देखने लगी। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, लाल बॉर्डर की तांत की साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल, छरहरा शरीर जैसे उसकी अपनी थुलथुल काया का परिहास कर रहा था। गजब का आकर्षण है इस तरुणी में। चेहरे पर कुटिल मुस्कान घेर आई थी। माँ को काफी जतन करना पड़ा होगा इसे ढूंढने में, सुरभि ने मन ही मन सोचा। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने चोर दृष्टि से घर के हर कोने की टोह ली। घर का हर हिस्सा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। कमरे में नीले रंग के पर्दे और बरामदे में रखे सुंदर क्रोटोन विगत के कई दृश्यों को सजीव कर रहे थे। लाल रंग सुरभि को पसंद था, जबकि प्रारूप को हल्का नीला आसमानी रंग भाता था। वे कहते, खुले उन्मुक्त आकाश का परिचय देता है यह रंग, पर उनकी कहाँ चली थी। सुरभि ने जो ही लाल रंग के पर्दों से अपनी बैठक को सजाया, प्रारूप ने वहां बैठना बंद कर दिया था। उन्होंने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। एक बार यूं ही रंग बिरंगे क्रोटोन के कुछ गमले लाकर प्रारूप ने बरामदे में सजाए तो भी सुरभि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। छोटी सी बालकनी है, 2 आदमी तो ढंग से खड़े नहीं हो सकते, गमले कहाँ रखोगे प्रारूप? उसने घड़ी की ओर दृष्टि घुमाई। 9 बजने को आए थे। प्रारूप के दफ्तर जाने का समय हो गया था।
यह सोच वह नाश्ता बनाने के लिए उठने लगी तो उन्होंने सबल रोक दिया। जब से बीमार हुआ हूँ, गरिष्ठ भोजन सुबह सुबह पचता नहीं है। शीतला को माँ सब समझा गई है, वही बनाकर ले आएगी। तुम आराम से बैठो। मेज पर रखे बर्तनों की खनखनाहट सुनकर उसकी नज़र उस ओर चली गई। इलायची का छौंक लगाकर बनी खिचड़ी की सौंधी महक कमरे में फैल गई थी। नाश्ता करके दफ्तर जाते समय प्रारूप उससे कहते गए, जो भी काम हो शीतला से कह देना, यह सब काम बड़े सलीके से करती है। अनायास कहे पति के वाक्य सुरभि के अंदर तक बींध गए। वह खुद पर तरस खाकर रह गई। ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच संबंधों की खाई इसी बात पर तो गहराती गई थी। प्रारूप ऐसे सहभागिता सहधर्मिणी चाहते थे जो ढंग से उनकी गृहस्थी की सार संभाल करती, उनकी बूढ़ी माँ की सेवा करती और जब वे थके हारे दफ्तर से लौटे तो मृदु मुस्कान चेहरे पर फैलाकर उनका स्वागत करती। लेकिन सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली स्वप्नजीवी सुरभि के लिए यह सब बातें दकियानूसी थीं। वह तो पति और सास को यही समझाने का प्रयत्न करती रही कि औरत की सीमाएं घर गृहस्थी की सार संभाल और पति व सास की सेवा तक ही सीमित नहीं है। नौकरी करके 4 पैसे कमाकर जब वह घर लाती है तभी उसे पूर्णता का एहसास होता है। प्रारूप समझाते रह गए थे कि उनकी खासी कमाई है, सिर पर छत है, जिम्मेदारी कोई खास नहीं है और जो है भी उसका निर्वहन करने में वे पूर्ण रूप से सक्षम है। पर महत्वाकांक्षी सुरभि के ऊपर से सब कुछ जैसे चिकने घड़े पर पड़े पानी सा उतर गया। अम्मा सोचती कि एक बार मातृत्व बोध होने पर खुद ही घर गृहस्थी में रम जाएगी सुरभि, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। मृदुल की किलकारियाँ दादी और पिता ने ही सुनी थी। उन्हीं दोनों की छत्र छाया में मृदुल पला बड़ा था। कुछ समय बाद प्रारूप को पदोन्नति मिली, जिससे तनख्वाह भी बढ़ी और रहन सहन का स्तर भी। उन्होंने मृदुल का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करवा दिया था। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बार उन्होंने सुरभि को नौकरी छोड़ने के लिए कहा, समझाया था कि बच्चे की सही परवरिश के लिए माँ का घर पर होना बहुत ज़रूरी है। पर भौतिकवाद में विश्वास करने वाली पत्नी ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि यह परवरिश तो आया भी कर सकती है। फिर दोहरी आय से ये सुविधाएं तो आसानी से जुटाई भी जा सकती हैं। नन्हे मृदुल के मुंह से में जब आया निवाला डालती तो प्रारूप क्षुब्ध हो उठते। बूढ़ी अम्मा को घर के काम में जुटा देखते तो मन रुद्न कर उठता कि उन्होंने ब्याह ही क्यों किया। इस बात का जवाब अपने मन में ढूंढना खुद उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। एक बोझ की मानिंद सारे कार्यकलाप निपटाते रहते, पर अपनी सहधर्मिणी से वे कभी लोहा नहीं ले पाए। उनमें अपने बिफरते मन को संभालने की अद्भुत क्षमता थी। उनके मन की गहराइयों में जब भी उथल पुथल मचती, लगता ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लावा निकलने लगेगा। पर उनके मुंह से बोल नहीं फूटते थे। शायद समझ गए थे, कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है होठ सीख कर रहा जाए। उन्हीं दिनों उनका स्थानांतरण दार्जिलिंग हो गया। प्रारूप वहाँ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें दिल्ली से विशेष लगाव था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि सुरभि कभी भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी और ना ही नौकरी से त्यागपत्र देगी। ऐसे में अम्मा और मृदुल को अकेले भी नहीं छोड़ सकते और स्वयं रुक भी नहीं सकते। इसलिए अकेले ही जाने का निश्चय करके उन्होंने अपना यह निर्णय जब अम्मा को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध ढहने लगा। वे उन्हें वहाँ अकेले कैसे जाने देती, कौन उनकी देखभाल करेगा। माँ ने सुरभि को समझाया था, पति पत्नी को एक ही देहरी में रहना होता है, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर सुरभि ने माँ की बात समझने के बदले समझाना उचित समझा। अपनी ओर से खुद ही सफाई देकर उसने पल भर में अपना निर्णय सुना दिया था। 3 ही बरस की तो बात है अम्मा, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। अब तो मृदुल भी अच्छे स्कूल में जाने लगा है। अच्छे स्कूल में दाखिले आसानी से तो मिलते नहीं। एक बार पूरा तामझाम समेटी और फिर वापस आओ, मुझसे नहीं होगा यह सब। वे अपनी अर्धांगिनी से इससे अधिक आशा भी नहीं कर सकते थे। प्रारूप ऐसे मौक़ों पर गजब की चुप्पी इख्तियार कर लेते थे। वैसे भी जहाँ मन की संधि न हो, पति पत्नी साथ रहकर भी एक दूरी पर ही वास करते हैं। अम्मा परेशान हो उठी थीं। बेटे से बहू के अलग रहने का ख्याल उन्हें सिर से पैर तक हिला गया, पर क्या कर सकती थीं सिवाय चुप्पी साधने के। बीवी जी, दोपहर में क्या खाना बनाऊं? शीतला के प्रश्न पर अतीत की खो से निकलकर सुरभि वर्तमान में लौट आई थी। साहब क्या खाते हैं इस समय? आज तो साहब बाहर गए हैं, इसलिए डब्बा साथ में ही दे दिया। वैसे तो घर में ही आकर खाते हैं। उसे उसकी मासूमियत पर चिढ़ हो आई।
वह चिढ़ते हुए सोचने लगी कि अपने पति की पसंद नापसंद भी इस गंवार से पूछनी पड़ रही है। उसे अपना अधिकार छीनता सा लगा। फिर भी शीतला को आलू मटर की सब्जी बनाने का आदेश देकर वह अपने शयन कक्ष में आकर लेट गई। थकान से पलकें बोझिल थीं, पर नींद कोसों दूर थी। शीतला मटर छील रही थी और मृदुल उसकी पीठ पर झूला झूल रहा था। अभी कुछ ही देर की जान पहचान के बाद भी मृदुल शीतला के साथ इतनी आसानी से घुल मिल गया था। सुरभि के मन में कई प्रश्न बुलबुलाने लगे कि कहीं शीतला के यौवन की संयमित चेतना को छितरा तो नहीं दिया। जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी की चेतना को मेनका ने भंग कर दिया था तो प्रारूप तो साधारण पुरुष हैं। अम्मा ने बताया था शीतला का पति अपाहिज है। उधर प्रारूप भी इतने बड़े बंगले में एकाकी जीवन बिता रहे हैं। दो युवा प्राणी क्या स्वयं को संयमित कर पाए होंगे? जब से अम्मा ने उसे प्रारूप के यहाँ शीतला की नियुक्ति की बात बताई थी, वह परेशान हो उठी थी। उसके मन में शंकाओं के जाल फैलने लगे थे। सुरभि अपनी कल्पना में कभी वह शीतला और प्रारूप को एक साथ देखती तो कभी उसे मृदुल और प्रारूप के बीच बैठे देखती। कई दिनों से कोरे परे दिमाग पर जैसे भावों और विचारों का रेला आ गया हो। यह क्या कर गई अम्मा? उसने मन ही मन सोचा था। किसी पुरुष को नियुक्त करती। आदमी आखिर आदमी होता है और औरत औरत। इनके आदिम और मूल रिश्तों पर किसी किसी का बस नहीं चलता। उसके पिता ने भी तो यही किया था। मृत्युशैया पर पड़ी हुई उसकी माँ की सेवा के लिए नियुक्त नर्स को अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपनी वफादारी का सबूत दिया था। अम्मा बाबूजी का कितना ध्यान रखती थी। उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाती थी। जब तक वे सोते नहीं थे तब तक खुद भी नहीं सोती थी। और अगर वह देर से उठते तो क्या मजाल घर में जरा सा भी शोर कर दे कोई। कहती बाबूजी की नींद में खलल पड़ेगा। उनकी कितनी सेवा करती थी, पर एक बार बिस्तर पर पड़ी तो बाबूजी की सारी ईमानदारी आंधी में उड़ने वाले तिनके के समान उड़ गई थी। माँ लाख सिर पटकती रही थी, पर मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ फिसल कर रह गया था। अम्मा तो दोषी नहीं थी। हारी बीमारी पर किसी का जोर नहीं चलता, पर सुरभि ने तो खुद मुसीबत को न्योता दिया था। ब्याह के बाद से आज तक उसने पति की सेवा करना तो दूर, कभी उसके दिल में झांकने की भी चेष्टा नहीं की थी। यहाँ आने के लिए अम्मा ने उस पर कितना जोर डाला था, पर वही नहीं मानी थी। प्रारूप जब भी अपनी परेशानियों की चर्चा उससे करते, वह सुनी अनसुनी कर देती। अम्मा के कानों तक ये बातें न पहुँचे, यही प्रयत्न रहता था उसका। डरती थी कि अम्मा उसे जबरन प्रारूप के पास भेज देगी। फिर उसकी नौकरी का क्या होगा, उज्जवल भविष्य का क्या होगा। धीरे धीरे प्रारूप दिल्ली कम आने लगे थे। एक तो लंबा सफ़र उनके तन मन को शिथिल करता, ऊपर से पत्नी की तटस्थता और अवहेलना आहत कर जाती थी। बस माँ का प्यार और मृदुल का दुलार ही उन्हें शांति प्रदान करता था। फ़ोन पर अक्सर बात कर लेते थे। वह भी जो ही सुरभि फ़ोन उठाती, उन्हें कई काम याद आ जाते थे। कहने सुनने को रह भी क्या गया। उनका भावुक मन कहाँ आहत हुआ था, इसी की तो महत्वाकांक्षी सुरभि कल्पना भी नहीं कर पाई होगी। पिछली बार उन्होंने अम्मा को फ़ोन पर बताया था कि वे काफ़ी दिनों से बीमार थे। उन्हें अतिसार हो गया था। अन्न का एक दाना भी नहीं पचता था। बेटे की बीमारी की खबर सुनकर माँ सुलग उठी थी। उन्होंने अपने ज़माने की कई पतिव्रता औरतों के उदाहरण दे डाले थे कि ऐसे समय में पत्नी ही तो पति की सेवा करती है। बीमार इंसान दवा के साथ साथ प्यार व सहानुभूति की भी आशा रखता है। पर सुरभि के समक्ष सुनहरा भविष्य और शानदार कैरियर एक बार फिर मुंह दबाए खड़ा हो गया था। वह यह सब सुनकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। उन दिनों दफ्तर में पदोन्नति की नई सूची बन रही थी। ऐसे में उसका कहीं भी जाना नामुमकिन था। यूँ उसने फ़ोन पर पानी उबाल कर पीने और समय पर दवा लेने की हिदायतें देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी थी। बेटे के पास अम्मा ही पहुंची थी। अम्मा ने ही पूरी तरह से उनकी देखभाल की थी। जब लौटने लगी तो शीतला को प्रारूप की देखभाल के लिए नियुक्त कराई थी। घर लौटकर उन्होंने शीतला की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया था। अब यह प्रशंसा बहू को कुराने के लिए करती थी या उसके मन में पति के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित करने के लिए, यह तो वही जाने। पर सुरभि इस अनदेखी महिला के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी थी। शीतला के रूप में उसके समक्ष मानो एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई थी। ठोस, ठंडी और पथरीली दीवार, जिस पर वह मुठिया पटकती रहती, पर कोई उत्तर नहीं मिलता था। पति पत्नी के अंतरंग संसार को नष्ट भ्रष्ट करता कोई तीसरा वहाँ पसर जाए, इससे पहले ही वह यहाँ आ पहुँची थी। उसे यहाँ आए हुए 8 दिन हो गए थे,
पर वह पूरी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी। दैनिक दिनचर्या की छोटी छोटी परेशानियों में उसने कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। सभी शीतला ही कर रही थी। उस दिन रविवार था। सभी बाहर आंगन में बैठकर सर्दी की कुनकुनाती धूप का आनंद ले रहे थे। शीतला कपड़े धो रही थी। मृदुल बाल्टी में से पानी निकालकर शीतला पर उलीचाता रहता था और खिलखिलाता भी जा रहा था। प्रारूप मंत्रमुग्ध से पूरे दृश्य का आनंद ले रहे थे। बोले, कुछ ही दिनों में शीतला ने मृदुल को अपने वश में कर लिया है। हाँ, बच्चों के साथ बड़ों को भी अपने वश में करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। प्रारूप तलखी भरे स्वर में छिपे पत्नी के व्यंग को भली प्रकार से समझ गए थे। जब पति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोध आवेश में उसने रस्सी पर प्रारूप की कमीज फैलाते हुए शीतला के हाथों से कपड़े छीन लिए और उसे अंदर जाकर रसोई का काम संभालने का आदेश दिया। इस अप्रत्याशित व्यवहार से शीतला कांप कर रह गई। वह सोचने लगी कि न जाने क्या अपराध हो गया है उससे। मालकिन के मन में उठ रहे अंतर्द्वंद से पूर्णतया अनभिज्ञ शीतला अंदर जाकर हैंगर उठा लाई और सुरभि से बोली, बीबी जी, यह साहब की कमीज हैंगर पर फैला दीजिए। ईर्ष्या का नाग जैसे फन फैलाकर खड़ा हो गया। न जाने कितनी देर तक उसकी गिद्ध दृष्टि शीतला के शरीर पर रेंगती रही। फिर उसके हाथ से हैंगर लेकर सुरभि ने जमीन पर पटक दिया। प्रारूप कुछ परेशान हो उठे। बोले, क्या बिगाड़ा इस गरीब अबला ने तुम्हारा सुरभि, जो उसे यूं अपमानित करने पर तुली हुई हो? तुम्हारी देखभाल किस तरह करनी है, यह क्या मुझे इससे सीखना पड़ेगा प्रारूप? सुरभि बोली। वह यूं अकस्मात उमर आए पत्नी प्रेम पर विस्मित रह गए थे प्रारूप। सुरभि का तीव्र स्वर दोबारा सुनाई पड़ा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, शीतला की क्या जरूरत है यहाँ? उसकी आवाज में दाम्पत्य के दर्प भरे अधिकार का बोध था। तुम चली जाओगी, फिर कौन संभालेगा यह घर सुरभि? प्रारूप का स्वर कहीं दूर से आता लगा। मैं दीर्घावकाश लेकर आई हूँ प्रारूप। जब तक तुम्हारा तबादला वापस दिल्ली नहीं हो जाता, मैं और मृदुल यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास। सुरभि, तुम्हारे कैरियर और मृदुल के स्कूल का क्या होगा? फिर अपनी तरफ से सही निर्णयात्मक ढंग से बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, गरीब लाचार औरत है बेचारी, आदमी कमाता नहीं, 3 बच्चों का भरण पोषण इसी के जिम्मे है। यही काम करने दो इसे, बेचारी तुम्हारी मदद भी करती रहेगी और तुम भी रहो यहाँ। इसे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही तुम्हें कोई परेशानी होगी। दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने तो नहीं ले रखा है प्रारूप। बरबराती हुई पैर पटकती वह घर के अंदर चली गई थी। प्रारूप शायद सुन नहीं पाए थे या सुनकर भी अनसुना कर गए थे। कितनी हमदर्दी है शीतला से, सुरभि बरबराती रही। उसके मन में शंका की लहरें फिर से हिलोरे लेने लगी कि कहीं उनके हृदय में साम्राज्य पर यह शीतला अपना आधिपत्य तो नहीं जमाती जा रही है। संदेह के बीज ने उसे ऐसा कुंठित कर दिया कि वह दिग्भ्रमित सी हो उठी। रसोई में आकर उसने ऊंचे स्वर में शीतला को पुकारा तो बेचारी कांप कर रह गई। हाथ में पकड़े विदेशी कांच का गिलास धम से जमीन पर गिरकर चटक गया। अब तो सुरभि की पराकाष्ठा देखने के काबिल थी, जैसे बेचारी से ड्राइंग रूम का कोई कीमती फानुस टूट गया हो। शीतला की दबी सहमी सिसकियां सुनकर प्रारूप को यह समझते देर नहीं लगी कि वह आक्रोश अपरोक्ष रूप से इन पर बरसाया जा रहा है। शीतला की श्रद्धा व स्वामी भक्ति को उसने दैहिक संबंधों के पलड़े पर ला लटका पटका दिया था। आत्मिक अनुभूतियों का मूल सुरभि कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि यह अनुभूति चेष्टा करके नहीं लाई जा सकती। इनका संबंध मन की गहराइयों से होता है। तभी तो कभी कभी अपने पराये बन जाते हैं और पराये अपनों से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं। प्रारूप यह सब जानते समझते थे। उसके बाद तो जैसे दोषारोपों का सिलसिला ही शुरू हो गया था। इस घटना को घटे हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि एक दिन जब प्रारूप ऑफिस से शाम को कुछ जल्दी घर लौट आए तो देखा कि घर में कोहराम मचा था। सुरभि ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। मृदुल सहमा सा खड़ा था। पूछने पर पता चला कि सुरभि की सोने की चैन गुम हो गई है। सुनकर प्रारूप हतप्रभ रह गए। सुरभि का शक निश्चित रूप से शीतला पर ही था, क्योंकि दूसरा कोई घर में आता नहीं था। उन्होंने लाख समझाना चाहा, उससे चैन ढूंढने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी थी। शीतला हर प्रकार से अपनी सफाई दे रही थी, पर उन्हें इस बात की जरूरत ही नहीं थी। जिस औरत ने कभी 4 पैसे की हेराफेरी नहीं की, वह इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती थी, यह तो प्रारूप भी जानते थे। अपराधी के कटघरे में भयातुर डरी सहमी सी शीतला के माथे पर उन्होंने जो ही हाथ रखा था वह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। साहब, आपके घर का नमक खाया है, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात मैं कैसे करूंगी?
पर सुरभि ने शीतला को जेल की चारदीवारी में बंद करवा कर ही चैन की सांस ली। आंख की रच आंख से निकली ही भली, पर वह शायद यह नहीं समझ पाई थी कि झूठे अहम और संदेह के पलीते से भरा यह ऐसा भयानक विस्फोट था जिसने पत्नी पति के भावनात्मक संबंधों को हिलाकर रख दिया था। प्रारूप शीतला की जमानत करवाए थे। अपने घर पर उन्होंने उसे फिर काम नहीं दिया। उनके लिए उसकी आंखों में तिरते उस अनुत्तरित प्रश्नों की शलाकाएं झेलना सहज नहीं था। उसके बाद वे अक्सर दौरे पर रहते। घर पर रहते भी तो उदास से बहुत कम बोलते थे। अपनी किताबों की दुनिया में ही खोए रहते। मृदुल के साथ जरूर बोल बतिया लेते। उस विद्रोहिणी नारी ने उनका चैन लूट लिया था। उसका सानिध्य उन्हें वितृष्णा से भर देता था। शीतला के भूख से तड़पते बच्चे और अपाहिज पति की जब भी वह कल्पना करते, मन तिरोहित हो उठता। उसे निकालना ही था तो यूं ही निकाल देती सुरभि। यूं लांछन लगाकर तो उस बेचारी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपमानित तो वह हुई ही, अब तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा उसे। मन खीन उठा था प्रारूप का। वे खुद भी छटपटाने के सिवाय कुछ नहीं कर सके। उनका अब घर पर जी नहीं लगता था। पत्नी कई बार रोकने का प्रयत्न करती, पर उनका हर प्रयत्न अकारत सिद्ध होता। अब उनका मन बुरी तरह उचट गया था सुरभि से। एक रात प्रारूप दौरे पर गए थे। सुरभि और मृदुल बंगले में अकेले थे। अचानक बत्ती गुल हो गई। एक तो अकेली, ऊपर से अंधेरा। गर्मी और उमस से बचने के लिए उसने खिड़की खोली और स्टोर रूम में जाकर लालटेन में मिट्टी का तेल भरा। उसे लाकर वह ज्यों ही तिपाई पर रखने लगी कि लालटेन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी और पूरा तेल मेजपोश पर छलक गया था। और पलक झपकते ही आग ने मेज, पर्दा और फर्नीचर को अपने चंगुल में ले लिया। फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अंधेरे में जब वह पानी की बाल्टी लेने बाथरूम में पहुंची, तब तक आधा कमरा आग की लपटों में जल गया था। कृत अकृत्य के चक्रवात में फंसी सुरभि को यह भी समझ नहीं आया कि बेटे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। डर और दहशत से आवाज भी घुटकर रह गई थी। चीखती चिल्लाती भी तो उसने नई अनजान जगह में उसकी चीखें दीवारों से ही टक्कर मारकर उसके कर्णपटल को भेद जाती। कौन आता उसकी सहायता करने? तभी उसने झोपड़ियों की ओर से कुछ लोगों को अपने बंगले की ओर आते देखा। उसने सोचा सभी शीतला के रिश्तेदार होंगे। प्रारूप की अनुपस्थिति में लूट खसोट करके घर का सामान ले जाएंगे और उसे और मृदुल को भी मार डालेंगे। कलुषित मन और सोच भी क्या सकता था। घबराहट के मारे सुरभि गश खाकर जमीन पर ही गिर पड़ी। उसके बाद क्या घटा उसे नहीं मालूम। जब उसकी आंख खुली तो सुरभि अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी। पास में बिस्तर पर मृदुल लेटा था। सामने प्रारूप खड़े थे। उनके सामने शीतला सपरिवार खड़ी थी। उसके हाथों की और सुरभि की नजर चली गई। दोनों हाथों पर पट्टियां थी। पूरा चेहरा जगह जगह से झुलस गया था। उसने छिन्न स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है शीतला? आपको और मृदुल को बचाने के प्रयास में इसके हाथ बुरी तरह झुलस गए। समय पर अगर यह आपको न बचाती तो आपका बचना नामुमकिन था, डॉक्टर ने सुरभि को बताया। तो एकाएक वह भयानक मंजर उसे याद हो आया। देर तक वह शीतला को निहारती रही। पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा अपनी सारी सीमाएं तोड़कर बह निकली थी, पर तब भी वह कुछ कह नहीं सकी थी। एक बार फिर अहम सामने आ गया। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद सुरभि और मृदुल पूरी तरह से स्वस्थ हो आए थे। एक शाम प्रारूप के साथ सैर करते हुए वह शीतला की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी तो प्रारूप ने उसे रोका। उधर कहाँ जा रही हो सुरभि? आज मत रोको मुझे प्रारूप, एक बार वहां जाकर प्रायश्चित कर लेने दो, कहकर वह आगे बढ़ी और शीतला की झोपड़ी के बाहर जाकर रुक गई। चित्रों में लिपट शीतला के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। दौड़कर उसने चारपाई बिछाई और नम्रतापूर्वक उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगी। भूखे नंगे बच्चों को देखकर सुरभि का मन ग्लानि से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगी कि ईर्ष्या और डाह की विसरैल बोकर कैसा बदला लिया था उसने। उस जैसी शिक्षित नारी ने उस गरीब से, उसके पास पति था, प्यारा सा बेटा था, ऐश्वर्य समृद्धि सभी कुछ तो था, खुद ही तो सहेज समेट नहीं पाई इस सुख को। इसमें दूसरों का क्या दोष? गाज गिराई भी तो उस पर जिसने उसके पति की सेवा की। शीतला के साथ उसके पूरे परिवार को उसने अपने परिहास की परिधि में घसीट लिया था। शीतला को पास बुलाकर सुरभि ने उसे अपने पास बैठाया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हारे ऊपर मैंने इतने आरोप लगाए, फिर भी मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की तुमने। तुम वास्तव में ही महान हो शीतला। शीतला ने कहा, नहीं बीबी जी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, महान तो बाबूजी हैं।
इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसा दिलवाया और सबसे बड़ा उपकार तो इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर किया। शीतला फिर बोली, बीबी जी, एक रात शराब के नशे में मेरे पति ने मुझे ठेकेदार के पास भेज दिया था। उसने सोचा इसी तरह से 4 पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा और बच्चों को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अब आप ही बताओ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस औरत पर क्या बीतती होगी। तब बाबूजी ने ही मेरी रक्षा की थी। मैं तो अपना भाई पिता सब कुछ इन्हें मानती हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है और फिर जब मेहनत करने के लिए ये 2 हाथ दिए हैं तो इंसान को कर्म करे ही क्यों। सुरभि की नज़रों में शीतला ऊपर उठ गई थी, आसमान से भी ऊपर। आज शीतला के कथन ने उसे इस अवधारणा से मुक्त कर दिया था कि औरत और मर्द के बीच हर रिश्ता शरीर तक ही सीमित नहीं, भावनाओं व संवेदनाओं का भी अपना स्थान है। प्रारूप कुछ कहना चाह रहे थे कि उसने अपनी हथेली उनके होठों पर रख दी। शीतला को अगले दिन की ही काम पर आने के लिए कहकर सुरभि लौट आई थी। अब नई सुबह वह उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, जिसमें संदेह और शंका के लिए कोई स्थान नहीं था। सुरभि जब अगले दिन शीतला को अपने घर आया देखी तो बहुत खुश हुई। उसे लगा कि आज शीतला ने उसके घर आने से उसे गुनाहों का पश्चाताप हो गया था। शीतला ने उसे माफ़ी दे दी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।